Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your second lecture of classification of elements and periodicity in properties for class 11th. So in first lecture we have completed the history of periodic table. So in that lecture we have discussed about the 5 scientist name and their laws whatever given. So now in this lecture we will start from diagonal relationship. So diagonal relationship क्या होता है? Some elements of second period matches properties with elements in third period diagonally known as diagonal relationship. क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं सेकेंड पीरियड के वो प्रॉपर्टी मैच करते हैं किसके साथ? एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, ठीक है ना, लेकिन डायगनली रिलेशनशिप शो करते हैं, नोन एज डायगनल रिलेशनशिप. अब कैसी प्रॉपर्टी? जैसे साइज हो गया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया. इस किसी चीज़ों में भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल तो नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर एक जैसी शो करेंगे. ओके. जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो बॉइलिंग पॉइंट हो, हाई हो, इस तरीके का कुछ डायगनल रिलेशनशिप होता है. जैसे सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं हम लोगों को पता है. यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेकंड पीरियड में पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से होता है. फिर थर्ड पीरियड में कौन होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर यहाँ पे क्लोरीन, फिर यहाँ पे कुछ आपका आर्गन आ जाता है. तो ये पहला पीरियड हो गया ऐसे, और ये सेकंड पीरियड हो गया, फिर ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 पीरियड होते हैं टोटल. तो सेकंड जो पीरियड है, जो लिथियम, बेरिलियम और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन वाला जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन वाली फैमिली के साथ जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसके साथ कुछ डायगनल रिलेशनशिप्स हो करते हैं. मतलब जैसे लिथियम जो है सोडियम से नहीं मैच करेगा, लिथियम जो है मैग्नीशियम से इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी. ओके. बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करेगी, ठीक है ना, मतलब डायगनल रिलेशनशिप देखा जा रहा है. बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी. ओके. चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया लिथियम, मैग्नीशियम से, बेरिलियम, एल्युमिनियम से, बोरॉन और सिलिकॉन से. ये डायगनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना. डायगनल रिलेशनशिप अकर्स बिकॉज ऑफ सेम चार्ज या साइज रेशियो, या सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो जो होता है होने की वजह से. जैसे इस पे +1 का चार्ज होगा, है ना, Li से जब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Li+ बनता है. ये सभी लोग जानते हैं कि लिथियम की एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है. तो Li+ अपॉन जो इसका साइज होगा उसका रेशियो, जो मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है, ऊपर 2 रखेंगे और नीचे इसका कुछ साइज बढ़ जाएगा तो रेशियो ले दे कर करे इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना. लिथियम अपॉन लिथियम का जो चार्ज है और अपॉन में लिथियम का जो साइज है वो इक्वल होगा मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन मैग्नीशियम के साइज के. ओके. जैसे यहाँ पे ये समझ रहे होंगे आप लोग कि लिथियम का जो चार्ज 1 होता है ना, और इसका कुछ साइज होता है, ठीक है ना. मान लीजिए नंबर में ले लें तो 5 ले लें, ठीक है ना. इस तरीके से कुछ अज्यूम कर लीजिए. मैग्नीशियम का तो चार्ज 2 होता है लेकिन उसका साइज कुछ बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा, यानी लगभग 10 होगा. तो आप जब इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो देखेंगे 1/5 आ रहा है. मतलब ये जो रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं, चार्ज अपॉन साइज रेशियो की बात कर रहे हैं. ये बेसिकली इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन चार्ज ज़्यादा है, किसमें साइज ज़्यादा है. चार्ज अपॉन साइज रेशियो की बात कर रहे हैं. ओके. तो लिथियम का चार्ज अपॉन साइज रेशियो मैग्नीशियम के चार्ज अपॉन साइज रेशियो से बराबर होगा. बेरिलियम का चार्ज अपॉन साइज रेशियो, बेरिलियम में कितना चार्ज आता है? +2. एल्युमिनियम में कितना आता है? +3. लेकिन +2 ये थोड़ा सा छोटा होगा इसका साइज, तो जो भी साइज होगा चार्ज अपॉन साइज रेशियो वो एल्युमिनियम का +3 अपॉन कुछ जो साइज होगा उसके रेशियो के बराबर होगा. उसी तरीके से बोरॉन, सिलिकॉन के चार्ज रेशियो, चार्ज बाई साइज रेशियो जो होगा वो बराबर होगा. तो डायगोनल रिलेशनशिप किस एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं हम लोग? चार्ज अपॉन साइज रेशियो. और भी कुछ हो सकता है, देखिए, और बिकॉज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल. आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए,
आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन। बात वही है, ये वही बात सेम है जो ऊपर मैंने एक लाइन में दिया है, वो सेम उसको इस फार्मूले से भी हम लोग समझ सकते हैं। आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन। अब भाई सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो आयन बन गया, तो उस पर चार्ज कितना आया 1, और साइज ऑफ आयन जो सोडियम +1 का साइज होगा। ओके, ये चार्ज अपॉन साइज रेशियो ही है। यही चीज़ को हम इसी चीज़ को हम लोग फार्मूले में यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, तो इसी एस्पेक्ट में सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट के साथ क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर इन न्यूट्रल स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कोई भी हम डी ब्लॉक का एलिमेंट उठा लें, डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है देखिए ऐसे समझिए, यहाँ S ब्लॉक होता है इस तरफ, यहाँ P ब्लॉक होता है, ये 6 ग्रुप मिला करके, और ये 10 ग्रुप बीच वाला जो मिला करके क्या बनाते हैं, D ब्लॉक बनाते हैं, और नीचे F ब्लॉक होता है। तो D ब्लॉक के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी ले लीजिए जैसे कॉपर ले लीजिए, है ना, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको लिखने आता है ठीक है, नहीं लिखने आता है वो भी देखें, ठीक है ना। 29 नंबर के जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 29 होता है 3d9, ठीक है ना। तो देखिए s ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा, p ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा, d ऑर्बिटल कैसा होता है, मतलब d सबसेल कैसा होता है, उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी बता रहे हैं हम, इस चीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं। d ऐसा होता है, और f कैसा होता है, उसमें 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं f में, ठीक है। s में सिर्फ एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ये सारे सबसेल हैं, s सबसेल है, ये p सबसेल है, ये डी सबसेल है, और ये एफ सबसेल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैंने बेसिक लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं समझ में आता है तो सर्च करिए #01, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऐसे ही बनाया था, लेकिन इसका एक दूसरा लेक्चर है #03 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय अर्थ सर, उसमें आप लोग को कंप्लीट डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो एस सबसेल ऐसा होता है, पी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, और एफ ऐसा होता है। तो मान लीजिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, जो लास्ट सेल है, लास्ट कौन सा है, लास्ट हमारा 4 है, ठीक है ना। उसके पहले क्या है, डी देखते हैं, लास्ट वाले से पहले वाला, डी का केस जब भी होता है तो लास्ट वाला देखते हैं और उससे पहले वाला देखते हैं, फिर बात करेंगे, और बाकी को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 4s2 आएगा और 3d9 आएगा, यानी कि 4s जो होगा इधर कहीं होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में, सॉरी यहाँ पे आएगा 4s2 और 3d9 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे करके 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए सब पेयर में है, सिर्फ एक क्या है, अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। यहीं पे अगर जिंक ले लेते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने बैठते हैं तो यहाँ पे 3d10 होता, और 10 में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती, जिसकी वजह से इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। ओके, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाऊँगा उसमें आप लोगों को, जिस बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाने तो ये अजीब सी चीज़ लगेगी, है ना। 9th-10th में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं उससे नहीं मतलब है, ठीक है ना, उससे उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। 11th का आप लोगों का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट समझ गए, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पूरी की पूरी पेयरिंग हो जाए। जैसे ये जिंक के केस में क्या होता है, पूरा का पूरा पेयरिंग हो जाता है, इसलिए जिंक जो है हमारा ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। कॉपर हो गया या कोई भी एलिमेंट हो गया, आप कैडमियम ले लीजिए, कैडमियम का भी आपका जो है फुली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। और रुथेनियम ले लीजिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्कैंडियम, यट्रियम, जिरकोनियम, कोई भी आप मेटल ले लीजिए डी ब्लॉक का, अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए इसमें लिखा भी है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज these elements do not have any unpaired electron। ठीक है ना, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब जैसे जिंक का हमारा 30 है तो 30 में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग को एकदम अच्छे से आ जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है ना, 3d10। तो डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, देखिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक में 2 आ सकता है, तो 10 ही ऑर्बिटल 10 ही इलेक्ट्रॉन की जगह और 10 फुली फिल्ड है। जब 10 फुली फिल्ड है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिंक के केस में। इसी तरीके से जो है कैडमियम का होता है 48 का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2 3d10, ठीक है, 4p6 है ना, फिर 5s2 और सॉरी यहाँ पे फिर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, 3d के बाद कौन सा आएगा 4p, फिर 4d की जगह 5s, सही है 5s आएगा, फिर 4d आएगा। ओके, इस तरीके का कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 यहाँ हो गए और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 48 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 48, और 48 इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय इस तरीके से जब लिखते हैं तो देखते हैं डी में 10 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जगह होती है और 10 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होता है। अब 10 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होगा, ये जैसे 5 ऑर्बिटल्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो क्या है 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 10 हो गए। अब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैडमियम में क्या होगा ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। कैडमियम ट्रांजिशन मेटल होने के लिए क्या जरूरी है कि कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पता होगा उसको एकदम अभी समझ में नहीं आया होगा, वो घबराए नहीं आप लोग के 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है अभी, उसमें तो एकदम आप लोगों को हर हाल में समझ में आ जाएगा। चलिए, जिंक, कैडमियम और मरकरी का भी कुछ ऐसा ही केस है, अब उसको मैं लिख के नहीं बताऊंगा। मरकरी का आप एटॉमिक नंबर जान लीजिए कितना होता है 80। देखिए यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लास्ट में लिखा भी है 4f14 5d10 एंड 6s2। देखिए इसमें भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मरकरी के भी केस में नहीं बचा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। रेस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो सारे जितने भी डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे या ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे। अच्छा, पहले क्या होता था कि 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में है तो 100 तक तो नॉमेनक्लेचर हो गया, 100 से ऊपर जो एलिमेंट नए खोजे गए उसका क्या हुआ नॉमेनक्लेचर नहीं हो पाया, मतलब नाम नहीं रखा पाया। तो साइंटिस्ट आईयूपैक एक संस्था है, उसने एक रूल बना दिया कि 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। आज के पीरियोडिक टेबल में सबका नॉमेनक्लेचर हो चुका है, नाम आ चुका है। जैसे 118 नंबर का एलिमेंट हमने बताया था कि इसको हम लोग अनऑक्टियम कहते थे, है ना, इसको हम लोग, ये रहा 118 नंबर का एलिमेंट, इसको क्या बोलते थे अनऑक्टियम, इसको अनसेप्टियम, इसको अनहेक्सियम, अनपेंटियम, क्वाडियम, इस तरीके का कुछ नाम देते थे, अनट्रिटियम, अनबाइयम। मतलब इसका क्या है कि जो 118 नंबर्स के एलिमेंट थे उनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग करते थे, है ना, रूल कुछ जानते थे उससे हम लोग कर देते थे। अब देखिए 118 नंबर के एलिमेंट का नाम क्या रखा गया है ऑर्गेनिशन, ठीक है ना, और 116 नंबर का एलिमेंट में भी ऐसे कुछ नाम है लिवर मोरियम, इस तरीके का कुछ नाम दे दिया गया है अब। और फिलहाल ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता था जब हम लोग ये नाम नहीं रखे थे, ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग ये नाम नहीं रखे थे तो क्या होता था। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, तो 100 से ऊपर के जो भी एलिमेंट्स होते थे उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते थे, उसके लिए पहले आप लोग कुछ रूट वर्ड्स को जान लीजिए। जैसे 0 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से लिखते हैं ना 9 तक। लेकिन अगर इसी को हम लोग रोमन डिजिट में लिखते हैं तो ये बदल जाता है, ये पैटर्न लिखने का तरीका अलग बदल जाता है, सिंबल बदल जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आईयूपैक में हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो 0 को लिखते हैं नील, 1 को लिखते हैं अन, 2 को लिखते हैं बाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को लिखते हैं क्वाड, 5 को लिखते हैं पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट सेप्ट, और 8 को ऑक्ट और 9 को इन।
ये इतना अगर 9 नंबर आपको 9 रूट वर्ड्स याद हो गए तो आप लोग किसी भी एलिमेंट का ग्रेटर देन 100 जिसका एटॉमिक नंबर होगा आप आसानी से IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 100 से ऊपर लेना है ना, तो मान लीजिए 103 ले लेते हैं ना, 103। 1 के लिए रूट वर्ड क्या है, ये 0 के लिए नील है, 1 के लिए अन। अच्छा 0 के लिए क्या है, अभी हम लोगों ने देखा 0 के लिए क्या है, नील, तो अन के बाद क्या आएगा, नील। ठीक है ना। और 103 का करना है तो 3 के लिए कौन सा रूट वर्ड आएगा, ट्राई, अन नील ट्राई, ये आ गया। लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, बस IUM लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्राई में एक आई पहले से आ जा रहा, तो एक हम IUM की जगह UM ही लगा देंगे, यानी अन नील ट्राईएम। अन नील ट्राईएम किसका नाम हो जाएगा, 103 नंबर के एलिमेंट का। ठीक है। ऐसे ही 100 नंबर का एलिमेंट है तो 1 के लिए अभी हम लोगों ने रूट वर्ड देखा क्या होता है, अन। ठीक है। 0 के लिए नील, फिर एक 0 है, 100 में 2 0 होते हैं तो फिर नील लगाइए, फिर IUM लगा दीजिए। ठीक है ना, अन नील नीलियम, इस तरीके का नाम हो जाता है। और 106 नंबर हो गया। चलिए 106 नंबर का कैसे होगा, इसी तरीके से अन नील और 6 के लिए हेक्सियम। 108 नंबर के एलिमेंट के लिए अन नील ऑक्टियम, 109 नंबर के एलिमेंट के लिए अन नील इनियम। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक करके देखिए, 115 नंबर का एलिमेंट, ठीक है ना, तो 1 के लिए क्या है, अन। ठीक है, फिर एक बार 1 आ रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अन, एक बार और 15 के लिए, 5 के लिए क्या है हमारे पास, पेंट, तो यहाँ पेंट लिख दीजिए, है ना, पेंट हो गया। अब लास्ट में हम लोग बस क्या लगाते हैं, IUM, अन पेंटियम, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ज़्यादातर एलिमेंट का हम लोग नाम ऐसे ही याद कर लेते थे। ठीक है ना। चलिए ये आपके पास है, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए रूट वर्ड। एक चीज़ और, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह का, तो उसमें हम लोग 7 को सेप्ट नहीं हेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और 9 को इन नहीं नॉन बोलते हैं, ये 2 चीज़ फ़र्क है। और क्वाड जो 4 है, क्वाड को हम लोग क्वाड नहीं ब्यूट बोलते हैं। ये ब्यूट और ये हेप्ट और ये नॉन, ये 3 चीज़ें बदल जाती हैं उसमें ऑर्गेनिक के केस में। अगर ये ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। इफ़ वी वांट टू राइट नेम ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, मतलब 100 to 120, तो इस तरीके से है। आप लोग इसको खुद भी बना के लिख सकते हैं, 100 का, 101 का, 102 का, अभी मैंने करके 2-3 दिखाया है, 2-4, उस हिसाब से आप लोग बस IUM लगा लीजिएगा, बाकी रूट वर्ड का यूज करके इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नाउ वी नो ऑल द नॉमेनक्लेचर्स ऑफ 118 एलिमेंट्स हैव बीन गिवन इन और पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर हो गया है। ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे ब्लॉक के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, पढ़ते समय हमेशा पीरियोडिक टेबल आप लोग लेके रखा करिए, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इधर कहीं 2 ग्रुप दिख रहा है, ये मिला करके S ब्लॉक बनता है। इधर 6 ग्रुप दिख रहा है, ये मिल करके P ब्लॉक बनता है। इधर 10 ग्रुप बीच में दिख रहा है, ये मिल करके क्या बनाता है, D ब्लॉक, और नीचे क्या है, F ब्लॉक होता है। तो हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक को थोड़ा सा समझते हैं। ओके चलिए ओके, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। S ब्लॉक किसको बोलते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को। आप लोग पीरियोडिक टेबल लेके बैठिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, S ब्लॉक। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है ना। ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, सेकेंड ग्रुप में। ठीक है ना, ये S ब्लॉक होता है। दोनों ग्रुप को मिला करके हम क्या बोलते हैं, S ब्लॉक। P ब्लॉक किसको बोलते हैं, ग्रुप 13 to 18, मतलब ये यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P ब्लॉक। ये 13 ग्रुप होता है, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। ये छोटा करके आप लोग को दिखाते रहा। देखिए S ब्लॉक क्या हुआ, ये पहला ग्रुप दिख रहा है आपको शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पहला ग्रुप ये दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन वाला, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है ना, ये दोनों ग्रुप मिला करके क्या बनाते हैं, S ब्लॉक। P ब्लॉक कौन से होते हैं,
देखिए बीच में तो 10 ग्रुप डी ब्लॉक के आ गए, इसको छोड़ दीजिए यहाँ तक, तो 2 और 10 12 हो गया। तो 13वां ग्रुप कौन सा होगा, बोरान फैमिली। यहीं से आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो 13वां 14वां 15 16 17 और 18 तक, 13 से 18 कौन से ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। मतलब 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन रहेंगे, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट रहेंगे। ओके, ऐसा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्यों हमने नाम दिया है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ इंटर करता है, एस सबसेल में इंटर करेगा तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। पी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो पी ब्लॉक का वो एलिमेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप सर्च करिए #03 आहत सर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और #01 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप लोग देख लीजिए। वो थोड़ा सा शॉर्ट में है, लेकिन दोनों को मिला करके आप दोनों देख लेंगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो पहले फर्स्ट वाला देख लीजिए, ठीक है ना, फिर आप लोग थर्ड पे चले जाइएगा। चलिए एस ब्लॉक कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, और पी ब्लॉक कौन से हैं, 13 एंड 18th ग्रुप। ऑल इनर सेल्स आर कंप्लीट। एस ब्लॉक की क्या खासियत है कि सारे के सारे इनर सेल्स आर कंप्लीट। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जैसे एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, कौन सा है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s1। इसका कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 2 2 4 6 10, तो 12 6 18 और 4s1। अब 3d क्यों नहीं आया 3p के बाद, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जब मैंने वीडियो बनाया उस पर अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा। रुबिडियम का भी कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p6 हो जाएगा लास्ट में, और 5s1 हो जाएगा, है ना, इस तरीके का कुछ हो जाएगा, 5s1, ठीक है। और सीजियम के केस में 5p6 हो जाएगा और 6s1, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आप इसी तीनों में देखिए, ये सब भूल जाइए, इसको देखिए क्या बोल रहा है, ऑल इनर सेल्स आर कंप्लीट। इनर सेल्स का मतलब क्या है, ये तो वैलेंस सेल हो गया, है ना। इसके अंदर वाला सेल देखिए 1s, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिल है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो देखिए सेल क्या होता है, ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, देखिए ये पहला सेल है, ये दोनों मिला करके दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। दूसरे सेल में देखिए 2 सब सेल हैं, एस और पी, है ना। तो सेल समझ रहे होंगे आप लोग, सब सेल समझ रहे होंगे। तो जो सेल लास्ट है उससे अंदर वाला सारा का सारा जितने इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में होने चाहिए वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। आप इसको ले लीजिए पोटेशियम को, देखिए वैलेंस सेल ये है, इसके पहले वाले सेल में देखिए कोई भी ऐसा है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कुछ कम है। देखिए एस में तो 2 आ सकते हैं, लास्ट वाले में कम है, इससे नहीं मतलब है। इसके पहले वाले में देखिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ है, एस में 2, फिर एक पी है उसमें भी 6 होते हैं। तो इनर सेल क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, किसमें, एस सब सेल, एस वाले ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं। ऑल इनर सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आप लेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसके सारे के सारे इनर सेल्स जो होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। एंड ऑल इनर सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। पी ब्लॉक का भी जब भी एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना। 17 होते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो देखिए ये वैलेंस सेल हो गया, इसके पहले वाला सेल ये सब होंगे। अब देखिए सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड है, हाँ पी में 6 है, एस में 2 है, एस में फिर 2 है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, कम नहीं है। इसलिए क्या हम बोलेंगे कि इनर सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। कोई भी एलिमेंट आप लेंगे पी ब्लॉक का, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर ना, कार्बन, कुछ भी ले लीजिए आप, सबका क्या होगा, इनर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हम लोग ब्लॉक की बात कर रहे थे, उसमें चल रहा है ये सारी चीज़, ध्यान रहे। इनकम्प्लीट आउटर सेल्स, इसमें क्या होता है, आउटर सेल्स इनकम्प्लीट होता है। कैसे इनकम्प्लीट होता है, देखिए एस वाले ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, 1s2 2s1। देखिए सेकंड वाला क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। मैं सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, इनकम्प्लीट, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। पोटेशियम, ये देखिए लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 1 है, ठीक है ना। लेकिन
ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आप लोग इस तरीके से समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ग्रुप का ये बात हुई ना, हम तो पूरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप में कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम की बात हम लोग नहीं करेंगे, ये सब जितने भी एलिमेंट होते हैं फ्रेंशियम वगैरह ये रेडियो एक्टिव होता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, ठीक है ना, 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या होता है? 1s2 2s2। अब यहाँ तो s पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है ना, लेकिन क्या है कि 2s फिल्ड है, 2 में p भी होगा। हम जानते हैं पहले सेल में सिर्फ s सब सेल होता है, दूसरे सेल में s भी होता है, p भी होता है, और तीसरे सेल में s p d तीनों होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुरंत जाइए, जिसको कोई थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो वो तुरंत जाए सर #03 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे, ठीक है ना। पहले फर्स्ट लेक्चर देखेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, फिर थर्ड लेक्चर, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तभी ये चीज़ देखिए। आप आगे बढ़ने से पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 1s2 2s2 2p 0, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी कि सेल की बात करेंगे तो ये दोनों मिला करके सेल बनेगा, है ना। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 0, और 3 में एक डी सब सेल भी आता है, वो भी 0, यानी कि थर्ड का सेल इनका क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि डी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और पी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ सिर्फ एस से मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ग्रुप को समझाने के बाद इस तरीके से आपको सेकंड ग्रुप भी समझा दिया ताकि कोई समस्या ना हो। अब जैसे कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ठीक है ना। कैल्शियम का 20 हो गया। अब देखिए इसका लास्ट सेल कौन सा है? 4, इसका 3d में 6 है और 3p में 6 है और 3d में 0 है। देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल भी इनकम्प्लीट है, मतलब फोर्थ में कौन आएगा? 4p भी है, 4d भी है और 4f भी आता है। तो 4p में भी 0 है, d में भी 0 है, f में भी 0 है और साथ ही साथ 3d में भी 0 है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट जो सेल है वो इनकम्प्लीट है। बात समझ में आई? इनर सेल्स तो कंप्लीट थे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में। इनर सेल देखिए फिर से एक बार समझिए, कैल्शियम में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 0, यहाँ तो 0 हो गया। और फोर्थ वाला जो सेल है लास्ट में, उसमें 4 सब सेल होते हैं, 4s 4p 4d 4f, यानी कि ये सब तो रहेंगे लेकिन खाली रहेंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया? इनकम्प्लीट। देखिए इसमें तो 2 हैं लेकिन ये सब खाली है, ठीक है। एकदम ध्यान रहे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं समझ में आती होगी तो ये लेक्चर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आगे जो चीज़ पढ़ेंगे वो हो सकता आ जाए, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बता भी दूंगा, हल्का सा आइडिया दे दूंगा, ठीक है। इनकम्प्लीट क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल होता है। इनकम्प्लीट आउटर सेल होता है, ठीक है। किसका? पी ब्लॉक का भी। अभी तक तो सिमिलरिटी सब दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक वाले कौन से ग्रुप होते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक 13 से 18 ग्रुप। अच्छा, एस ब्लॉक में क्या होता है? ऑल इनर सेल्स आर कंप्लीट। पी ब्लॉक में भी ऑल इनर सेल्स आर कंप्लीट। एस ब्लॉक में भी क्या होता है? इनकम्प्लीट आउटर सेल इनकम्प्लीट होता है। पी ब्लॉक में भी क्या होता है? आउटर सेल इनकम्प्लीट होता है। देखिए ये तो सिमिलरिटी दिख रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब सेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस सब सेल में, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन पी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में पी सब सेल में इंटर करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक मैंने, फॉर डी एंड एफ ब्लॉक यूज अबव रूल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिखने के जब भी लिखते हैं तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये एक अबव रूल पढ़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। जैसे इफ़ यू वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज़ 30। तो कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब 3p के बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3p से पहले 4s भरता है। इसका रीज़न तो ये है कि ये एनर्जी लेवल जब देखा जाता है n+l रूल से, तो 4s की एनर्जी लेवल 3d से कम होती है, इसलिए ये पहले फिल हो जाता है। लेकिन अबव रूल एक आसान तरीका है समझने का। देखिए पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका देखिए, समझिए
कि पहला सेल जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब सेल होगा S, तो पहला सेल में S सब सेल। दूसरे सेल के पास 2 सब सेल होते हैं S और P, तो 2S और 2P। तीसरे वाले सेल के पास 3 सब सेल होते हैं SPD, 3S 3P 3D, ठीक है ना। चौथे वाले सेल के पास 4 सब सेल होते हैं SPDF। पांचवें वाले सेल के पास भी ज़्यादा होते हैं लेकिन हम 4 ही लेंगे SPDEF, हमारा काम चल जाएगा। 118 नंबर के एलिमेंट्स में SPDF से ज़्यादा नहीं लेना है। तो फिफ्थ सेल जो होगा SPDF, 5S 5P 5D 5F। छठवां जो सेल होगा उसको भी ऐसे लिख करके, सातवां भी ऐसे लिख करके हम लोग तीर चलाएंगे, ऐसे तीर चलाएंगे। जिसको पहले लिखेगा उसको पहले भरेंगे। देखिए पहले 1S को लगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय 1S भरेंगे पहले, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, लिख दिया। फिर कौन भरा, तो इस पे लगा तीर, दूसरे के S पे, तो सेकंड वाले S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर तीर चलाया तो 2P पे लगा और 3S पे लगा। देखिए 2P पहले फेल हुआ, फिर 3S। फिर तीर चलाया तो कौन सा आया है 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P 4S। देखिए 3P 4S। फिर हमने तीर चलाया 3D को लगा और फिर 4P को लगा। अब 4P तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे हमारे 30 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जितना एटॉमिक नंबर होगा अगर वो स्पीसी चार्ज नहीं है तो उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन इसके कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक का जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये अबव रूल से ही करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बेस है, जान है। केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से समझनी है, अगर ये नहीं आएगा तो आप लोग आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसको अगर अभी पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ जाइए, फर्स्ट एंड थर्ड लेक्चर देखिए, वहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है ना। अच्छा एक और देख लीजिए, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 42 है, मान लीजिए रैंडमली कोई 42 नंबर का एटॉमिक नंबर है, और वैसे 42 नंबर का मोलिब्डेनम होता है, ठीक है ना। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 42, तो 42 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लगेंगे, यहाँ 30 तक तो आप समझ गए हैं, है ना, 3D 10 तक तो आप समझ गए हैं, सेम एज इट इज़। अब 3D के बाद कौन आएगा, यहाँ देखिए 3D के बाद 4P आता है, तो 4P6, 4P के बाद 5S आता है, 5S2, और 30 के बाद कितना हो गया 36 2 38, 42 ही लिखना था, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इसके बाद कौन आएगा 5S के बाद 4D आ जाएगा। देखिए 4D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। अच्छा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी होगा क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, डी सबसेल में, ठीक है ना। चलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट सेल आर एंड पेनल्टीमेट सेल्स आर इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल तो इनकम्प्लीट हो, साथ ही साथ पेनल्टीमेट सेल्स भी इनकम्प्लीट हो। ये पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं तो यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता है, ये पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल होता है, ये तीसरा सेल होता है और ये चौथा सेल ऐसे होता है, ठीक है ना। पहले वाले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, एस सब सेल, दूसरे वाले में 2 होता है। तो इसको हम लोग छोटा सा ऐसे करके समझ लेते हैं, एक एस होगा और एक पी होगा। तीसरे वाले में कितना होगा, 3 सब सेल होगा, है ना। तीसरे सेल में 3 सब सेल होगा, एक एस होगा, एक पी होगा और एक डी होगा। इसी तरीके से चौथे में 4 सब सेल होगा, एस पी डी एफ। ऐसे आप लोग पूरा करके देख लीजिएगा, एस पी डी एफ 4 सब सेल होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो भी सेल की बात कर रहे होंगे, मान लीजिए ये मेरा वैलेंस सेल है, तो उसके अंदर वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। इसको वैलेंस सेल बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल। और इसके अंदर वाले सेल को एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इस वाले को वैलेंस सेल, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा एटम है जिसका आउटर मोस्ट सेल ये है, तो उसके लिए फोर्स वाला क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड सेल। और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इतने नंबर का कोई एलिमेंट है, उसके लिए अंदर वाला क्या होगा, पेनल्टीमेट, ठीक है ना, उसके अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट। ये चीज़ें मैं अच्छे से समझाया हूँ, वहाँ पे चले जाइए आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट सेल्स एंड पेनल्टीमेट सेल्स आर इनकम्प्लीट। ऐसा एलिमेंट जिसका बाहर वाला, जो सबसे बाहर वाला मतलब सेल होगा आउटर मोस्ट, और उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, ठीक है ना, दोनों इनकम्प्लीट हो, पूरी तरीके से फिल्ड ना हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन डी सब सेल एंड ऑफ n-1 सेल पेनल्टीमेट सेल। मतलब क्या कह रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका
वो कहाँ जाए, डी सबसेल में इंटर करे, जो कि क्या होता है, जितना उसके पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसमें से एक कम कर देंगे उतना ही डी सबसेल में इंटर करता है। जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन करिए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p0 4d0। इसमें मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सा है, वैलेंस सेल आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4, इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल या अल्टीमेट सेल, इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा है, ये तीनों मिला करके 4s 4p 4d तीनों मिला करके क्या कहलाएंगे, आउटर मोस्ट सेल। इसके अंदर कौन होगा, थर्ड होगा, तो थर्ड का 3s 3p 3d मिला करके क्या बनाएंगे, पेनल्टीमेट सेल बनाएंगे, है ना। और 3 के पहले कौन आता है, 2, तो 2s 2p, 2 में 2 ही सब सेल होते हैं, s और p, d तो आता ही नहीं 2 में, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल बनाएंगे। एक तो मैंने इस तरीके से भी समझा दिया एटम से, और एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी समझा दिया। अब जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए मैंने बता दिया है क्या करना है, ठीक है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए क्या बताया मैंने, कि जो लास्ट सेल है, मान लीजिए लास्ट सेल मेरा 4th है, तो उसमें से जो एक सेल कम होगा ना, उसमें जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। जैसे 4th है तो 4th वाले से एक सेल कम 3d में एंटर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन डी सबसेल ऑफ n-1 सेल। इसका मतलब आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, इस चीज़ को, इस लाइन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे और खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या लाइन कहना चाहता था। n-1 सब सेल, n-1 सेल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की बातें कुछ बच्चे जो थोड़ा सा भी नहीं समझते होंगे उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, वो बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी है, पढ़ना ही है। कई बार ये कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी हम लोग। फाइंडिंग पीरियड्स, ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। अब कोई एलिमेंट है, उसका हम लोग कैसे ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड बता देते हैं, देखते हैं कैसे बता देते हैं। जैसे मेरे पास बोरॉन है, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। पीरियड इसका 2 होगा, कैसे बता दिया हमने, लास्ट सेल इसका देख करके बता देंगे। लास्ट सेल कौन सा है, फर्स्ट तो नहीं हो सकता, देखिए दूसरा, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। अच्छा, ब्लॉक कैसे, p हो गया, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, p में, है ना, s में नहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, p में। अच्छा, ग्रुप कौन सा होगा, 13 होगा। ग्रुप के लिए कैसे समझते हैं, मान लीजिए p ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, तो जितने उसके पहले वाले होंगे उसको 12 ऐड करिए, मतलब 2 तो s वाला और 10 जो है डी ब्लॉक, ऐसे समझिए। देखिए टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 18, 1 2 3 4 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल। एक 2 3 4 5 6 17 18 तक होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होंगे। अब आप ये चीज़ सोचिए कि 2 तो एस वाले हो गए और 10 क्या हो गए, डी वाले हो गए, ठीक है ना। तो पी का ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है, 13वें ग्रुप से। यानी कोई भी एलिमेंट होगा उसका अगर ग्रुप फाइंड करना होगा तो 12 तो पहले ऐड करना पड़ेगा, है ना। इधर का 12 ऐड करेंगे तब जा करके उसका इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो उसका ग्रुप आएगा। जैसे बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में कितना है, पी सबसेल में बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आप जब देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखिए बोरॉन का हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यानी 1 में कितना जोड़ दीजिए आप 12, एस ब्लॉक वाले ग्रुप को और डी ब्लॉक वाले ग्रुप को 12 जोड़ेंगे तो इसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा 13, ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप जेनन ले लीजिए, ठीक है ना। मैंने रैंडम एटम लिया है, आप कोई भी एलिमेंट लेकर के देख लीजिएगा। जेनन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 54। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम लोग को -2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 5p6, इसको जब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब बाउ रूल के मतलब अकॉर्डिंग उसका यूज करके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। अब इसका लास्ट देखिए सबसे ज़्यादा सेल नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 सबसे बड़ा लग रहा है, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी ये 5th पीरियड का होगा। आप अपने पीरियोडिक टेबल में खोलिए और जेनॉन देखिए, इनर्ट गैस होता है, 18th ग्रुप का एलिमेंट है, वो 5th पीरियड का एलिमेंट होगा, ओके। अच्छा, इसका ब्लॉक क्या है पी,
ये पी ब्लॉक का क्यों हो गया? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय पी सबसेल में इंटर कर रहा है, देखिए 5p में, है ना, इसलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और ग्रुप इसका 18 होगा, क्यों? क्योंकि 12 तो हमने ऐड करने के लिए बोला था, और लास्ट का जो पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन होंगे जोड़ दीजिएगा, 6 + 12 कितना हो गया? 18। ओके, अब हम लोग देखेंगे कैडमियम को। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 48। 48 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया है, अब आप लोग समझ सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। अब इसका पीरियड 5 आएगा, कैसे? आप लोग फिर देखिए, सबसे बड़ा वाला सेल कौन सा है? 5th, है ना, तो 5th हो गया इसका पीरियड नंबर। ब्लॉक कौन सा होगा? डी। अब देखिए एन, तो एन ये हो गया ना, n-1 डी कहा था ना अभी मैंने ऊपर, अब यहीं समझ लीजिए आप लोग, n5 हो गया, -1 डी, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया। यहाँ पे ये चीज़ समझिए आप, पहले एस भरता है फिर डी भरता है, पहले 5s भरेगा फिर डी भरेगा, क्योंकि डी का एनर्जी लेवल एस से ज़्यादा होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा? n-1 डी में। बात समझ में आई? अब यहाँ पे n-1 वहाँ क्या लिखा था, तो n ये है जो सबसे बड़ा वाला सेल होता है, और -1 डी मतलब उससे छोटा वाला सेल, है ना, उससे छोटे वाले सेल का डी सबसेल। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड यहाँ दिख रहा है ना। बात समझ में आई? n-1 क्या होता है? चलिए, यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि सबसे बड़ा सेल 5 दिख रहा है। ब्लॉक क्या हो जाएगा? डी, क्यों? क्योंकि n-1 डी क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? n-1 डी में। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने से मतलब है, तो डी ब्लॉक का ये एलिमेंट हो गया, है ना। ग्रुप 12 कैसे है? ग्रुप 12 इसलिए है कि हम लोग एस ब्लॉक के 2 जो ग्रुप होते हैं उसको जोड़ देते हैं लास्ट वाले डी इलेक्ट्रॉन को के साथ, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और दो ग्रुप कौन जोड़ देंगे हम लोग? एस वाले के, 10 2 12, यानी ये 12वें ग्रुप का एलिमेंट होगा। आप कैडमियम को उठा के देखेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में, तो 12वें नंबर के ग्रुप में लाई करता है। फिर आ जाइए 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 2 58 नंबर का एलिमेंट है कुछ। 58 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है सीरियम। सीरियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने गए तो कुछ पाया इस तरीके का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए पीरियड क्या होगा, सबसे बड़ा सेल इसमें फाइंड करिए तो देखिए 6 आ रहा है, 6 से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया पीरियड, 6 पीरियड का एलिमेंट होगा। अच्छा अब आप ब्लॉक देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एफ सबसेल में जा रहा है, तो यानी कि ये किसका एलिमेंट होगा, एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ओके, और ग्रुप देखेंगे तो 3। अब एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप का रूल अलग से, ठीक है, देखा जाएगा। चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बस इसमें इतना समझना था कि जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका ब्लॉक हो जाता है। अब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट एस सबसेल विल बी द ग्रुप। अब जितने आउटर मोस्ट एस सबसेल में एलिमेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसका ग्रुप हो जाएगा। जैसे या तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो ग्रुप 1 होगा या 2 होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एस ब्लॉक का उठा के देखिए, उसमें लास्ट सबसेल एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वो फर्स्ट ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करता है तो वो सेकंड ग्रुप का है। पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट पी सबसेल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट पी सबसेल का हम इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसमें 12 जोड़ देंगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, उतने ही ग्रुप का वो एलिमेंट होगा। डी ब्लॉक के लिए क्या होता है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल। अब ये n-1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे डी के, ठीक है ना, उसमें 2 जोड़ देंगे, डी का हमको ग्रुप निकल जाएगा। अब ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, ग्रुप इज ऑलवेज 3। अब ये क्यों होता है, ये मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि हमारा पीरियोडिक टेबल क्या है, 3D फॉर्म में है, ठीक है ना। ये जो एफ ब्लॉक है ये अलग से पीरियड नहीं होते हैं, ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट आपको नीचे दिखते हैं ये कोई अलग से पीरियड नहीं है, ये किसका हिस्सा है, 6th एंड 7th पीरियड का ही हिस्सा है। और 3D में यहाँ पे, यहाँ देखिए यह ना 1st 2nd 3rd पीरियड में ही लैंथनम से ल्यूटेरियम जो 57 से 71 एलिमेंट है ये इसी के पीछे साइड रहता है, लेकिन अब पीछे तो प्लेन पे दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको नीचे हम लिख लेते हैं। एक्टीनियम से लॉरेंसियम तक जो होता है वो 14 एलिमेंट इसके पीछे रहते हैं ब्लॉक में, है ना।
तो 3D में यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग एफ ब्लॉक को नीचे लिख देते हैं। अब ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, थर्ड ग्रुप में। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप में ये दोनों आ रहे हैं, इसलिए ये हमेशा एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होगा वो कितना होगा, कोई भी एलिमेंट एफ ब्लॉक का आएगा उसका ग्रुप नंबर हमेशा कितना होगा, 3। ओके, चलिए अभी कॉन्सेप्ट है मेरे पास मैजिक नंबर का। अब टाइम तो ज़्यादा नहीं बचा है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब मैं मैजिक नंबर जो बता रहा हूँ इसको मैंने बेसिक लेक्चर पीरियोडिक टेबल #01 में समझाया था। यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा समझा दूंगा अच्छे से, फिर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कि सर इस जगह नहीं समझ में आ रहा, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये अगर नहीं आता है तो इसमें मैं अभी तुरंत के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुरंत के लिए आपके ऊपर है कि आप जाएँ और देखें मेरा जो लेक्चर है उसको देखें, आहत सर #01 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आहत सर #03 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं इस पर, उसमें एक 22 मिनट का लगभग है और एक लगभग आपका 45 या 50 मिनट के हैं। दोनों आप देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ बस डाउट रह जाएगा तो उसके लिए फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, सर यहाँ पे मुझे डाउट है। अगर यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आएगी। ओके, और फिर नहीं समझ में आता है, दोनों चीज़ करने से, क्वेश्चन पूछने से भी नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं जब नेक्स्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका बहुत अच्छे से समझ आप लोगों को आ जाएगा। धन्यवाद।